जय हिंद दोस्तों। मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत आज हमारी डे 42 की क्लास है। ध्यान दीजिएगा। आज का जो प्रश्न है, पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं, फिर प्रश्न की डिमांड को समझा जाएगा और फिर ये समझा जाएगा कि ऐसे प्रश्नों की हम लोग को स्टडी कैसे करनी है, भाई कंटेंट कहां से लेकर के आने हैं और कितना डीपली हमको ये टॉपिक तैयार करना है। ये पूरा डिस्कशन आज की क्लास में यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 मतलब क्या भाई। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 के बारे में एक प्रश्न दिया गया है और प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये जो पॉलिसी है ये स्टेट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। ये प्रश्न है। 125 शब्द का प्रश्न आप लोगों को यहां पर दिया गया है। अब देखो, ये बात समझना, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपके मन में उठेंगे जब आप ऐसे पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन देखते हो ना, तो कितनी पॉलिसी हम लोग को तैयार करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। भाई गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है कि वो कुछ ना कुछ पॉलिसी हर सेक्टर के लिए लेकर के आती रहेगी। भाई फिल्म पॉलिसी लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार आ रही है कि हम अपने यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। सरकार कल को कहे कि हम एक नई किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे कि एयर अलायंस के सेक्टर में हम कुछ एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, हम टूरिज्म के सेक्टर में एक नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, तो एक एस्पिरेंट को कितनी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये गवर्नमेंट तो लगातार पॉलिसी लेकर के आएगी, आप हर दिन नई पॉलिसी तैयार नहीं कर सकते हो और पॉलिसी तैयार करने का भी एक लिमिटेशन है। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का जो पेपर होता है यूपीपीसीएस का, उस पेपर में कितने पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको 2023 का पैटर्न बताऊं, ध्यान दीजिएगा, 2023 के पैटर्न में एग्जैक्टली आप लोगों से 4 से 5 क्वेश्चन तो पूछे गए थे जो कि पॉलिसी बेस्ड थे। मैं आपको पांचों प्रश्न गिरा सकता हूं। देखो भाई, पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था जिसको हमने डिस्कस भी किया है, बायो एनर्जी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की बायो एनर्जी पॉलिसी क्या है। याद है आप लोगों को, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद अभी जो आप एक प्रेजेंट टाइम में प्रश्न देख रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये दोनों प्रश्न तो आपको जीएस पेपर 6 में देखने को मिला होगा। जीएस पेपर 5 में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न आपको हेल्थ सेक्टर में दिखा होगा, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में दिखा होगा कि हेल्थ सेक्टर की सरकार की पॉलिसी क्या है, और उसके बाद एक पॉलिसी पूछी गई थी डेटा को लेकर के कि डेटा के लिए सरकार यहाँ पर कौन सी पॉलिसी लेकर के आ रही है। ये जीएस पेपर 5 का प्रश्न था। तो 20-40 प्रश्न में से 4 प्रश्न तो आपको यहां पर क्या है, एग्जैक्टली पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब कि पॉलिसी पढ़ना इंपॉर्टेंट तो है। अब बात समझते हैं कि पढ़ना कैसे और कितनी पॉलिसी पढ़नी है। तो देखिए, एक काम ये करिए ना, जैसे जब आप लोग प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में आप लोग करंट अफेयर्स में जितनी भी पॉलिसीज आई रहती हैं, जैसे मानो सरकार ने एक नया फिल्म इंडस्ट्री पॉलिसी लेकर के आया, सरकार ने एक नया स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर के आया, तो आप वो पॉलिसी पढ़ते हो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में। जब वहां पर पढ़ रहे हो ना, तो वहीं पर कुछ फैक्ट तो पहले ध्यान कर लो, बेसिक फैक्ट, जैसे कि ये पॉलिसी जो है ये कौन जारी किया है, कौन मंत्रालय यहां पर इन्वॉल्व है, पहले तो ये पॉइंट आप लोग देख लो। सेकंड, इसका टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे भाई कोई भी पॉलिसी आ रही है तो कुछ तो उद्देश्य होगा, जैसे कि मानो फिल्म इंडस्ट्री पॉलिसी हम लेकर के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में एक फिल्म इंडस्ट्री को बहुत तेजी से डेवलप करना चाहते हैं, यहाँ पर सरकार कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही होगी। तो आप इसके बाद देखो क्या टारगेट के बाद सरकार के प्रावधान क्या है। सारे प्रावधान मत देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि पढ़ रहे हो, तो कुछ बेसिक प्रावधान कि सरकार कितना फंड एलोकेट कर रही है, सरकार किस डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए स्पेसिफिक जोन तैयार कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट्स बस आप लोगों को देखना है। और इसके बाद आप बस ये देख लो कि इस पूरी पॉलिसी में, ठीक है, इस पूरी पॉलिसी का जो प्रोविजन आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इसके साथ साथ जो पॉइंट्स आपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, इसके साथ साथ बस आप लोग यहाँ पर एक पॉइंट और तैयार करो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पूरी पॉलिसी में कमियां क्या। देखो एक बात समझना, आप क्या हो, आप ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अधिकारी बनने की प्रिपरेशन कर रहे हो। अधिकारी निगेटिव टर्म हो सकता है, आप लोक सेवक बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब जो लोक सेवक होता है ना, वो क्या होता है, तो लोक सेवक को केवल सरकार की पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करना होता ग्राउंड लेवल पर कि बस सरकार ने पॉलिसी बनाया हम उसको लागू करें, नहीं। सरकार को जो सजेशंस मिलते हैं ना, वो भी लोक सेवकों से ही मिलते हैं जो कि उसको लागू कर रहे होते हैं। तो आपको हर पॉलिसी के संदर्भ में कुछ कमियां जो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के अंतर्गत आती है, कि आप उनकी जो कमियां हैं, जो उनके वीकनेस है, जो उसमें इश्यूज हैं, आप उनको फाइंड आउट करो, ठीक है। और उन कमियों के पश्चात आप ये देखो कि इसका समाधान क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो 2 चीज समझो, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे हो रही है, हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन जारी करता है, टारगेट क्या है, और कुछ बेसिक प्रोविजन यहां पर देख लिया। उसके बाद आप क्या देख रहे हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें कमियां क्या है और उसकी क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो करंट अफेयर्स में जितने भी ऐसे न्यूज में पॉलिसी रही है, ठीक है, करंट अफेयर्स की न्यूज में ऐसे जितनी भी पॉलिसी आ रही है, ये पॉलिसी तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। पहली तो बात ये दिमाग में बैठा लो। इसका मतलब क्या है
कि 2023-24 की पूरे ड्यूरेशन में, 2023 और 24 की पूरे ड्यूरेशन में जितनी भी पॉलिसी सरकार बनाई होगी वो सारी पॉलिसी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली तो बात यहां पर ये हो गया। दूसरी बात, अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर है जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, जैसे कि सरकार ने पर्यटन को मेंशन किया है, लेकिन ध्यान दो अगर आप यहां पर, तो पर्यटन पर 2023 में प्रश्न बन करके नहीं आया कि सरकार की पर्यटन पॉलिसी क्या है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे 2019 के ड्यूरेशन में जब मेंस की परीक्षा हुई थी, वहां पर पर्यटन को लेकर के सरकार ने, आयोग ने एक प्रश्न आप लोगों से पूछा हुआ था। मतलब कि ये 2023 में नहीं आया तो संभव है कि 2024 में पर्यटन जैसे टॉपिक से प्रश्न बनकर के आ जाए कि सरकार की टूरिज्म पॉलिसी क्या है। ठीक है, सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी क्या है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज जो कि बहुत स्पेसिफिक है और आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, उनको तो रीड करके जाना ही जाना है। ठीक है, ये 2-3 बात आप लोगों के लिए बहुत क्लियर है। ठीक है, हालांकि एक बात और समझिएगा, हमारी जो 100 डे की सीरीज है, इस 100 डे की सीरीज में अभी तक अगर मैं श्योर हूं तो कम से कम 5 पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सी पॉलिसी हमने इस पूरे सीरीज के अंतर्गत, डे 42 तक के अंतर्गत हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस की है। तो मुझे लगता है 5 पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली, 3 पॉलिसी के अराउंड मैंने डिस्कस किया, 2 पॉलिसी आप लोगों की निशांत सर यहाँ पर डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, तो ये हम लोग का अभी तक की सिनेरियो चल रहा है प्रिपरेशन का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर कि हम लोग को पढ़ना कैसे है। देखो 2-3 चीज समझो, मैंने ये तो बता दिया भाई कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के आप लोग प्रिपरेशन कर लेना, लेकिन अगर आप जब मेंस की स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स देखना है तो गवर्नमेंट की साइट पर जाओ। अब यहां पर आप लोग क्या करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट की साइट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी बुक में अच्छे कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है, मैं इसको अभी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा गवर्नमेंट की साइट पर कैसे कैसे डाटा और कितने अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए सारी बातें क्लियर हो गया। तो सोर्स मैंने आपको बता दिया कि सोर्स आपको फॉलो करना है यहाँ पर गवर्नमेंट की साइट्स। पढ़ना कैसे है, तो भाई आपको पढ़ने का पैटर्न ये रहेगा, ये सारी बातें रही। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर पर। देखो भाई इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न की स्ट्रक्चरिंग करते समय इंट्रोडक्शन मेंशन करेंगे। ठीक है, भूमिका यहाँ पर क्या कह दे सकते। अच्छा एक बात समझिएगा आप लोग, अभी तक हमने जितने भी यूपी पेपर 5 और पेपर 6 के क्वेश्चंस डिस्कस किए, उसमें हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स तो हमको पता होने ही चाहिए, जिसका प्रयोग हम लोग अपनी एनसीईआरटी में कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूं, ध्यान देना पहले तो। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट ये भाई, क्या यूपी अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। इंडिया में अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें, तो यूपी क्या है, सबसे लार्जेस्ट स्टेट होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर का है, सॉरी फोर्थ नंबर का आपका सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ नंबर का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है आप लोगों का एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्षेत्रफल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इसके बाद भाई आपको पता है कि यूपी जो है वो फर्स्ट नंबर पर है किसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन बेसिस पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर हम क्या है, नंबर 1 पर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देश के कुल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, ज्योग्राफिकल कवर की बात करें, तो यूपी के अंतर्गत 7.3% क्षेत्रफल आता है। ठीक है, पूरे भारत का कुल क्षेत्रफल का 7.3% आप लोगों का यूपी में आता है, और ये भारत का फोर्थ नंबर का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। एक पॉइंट आप लोगों का यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट और देखो जो कि आप लोगों को पता होने ही चाहिए। जैसे कि हमने एक बात और डिस्कस किया था कि अगर हम उत्तर प्रदेश को ज्योग्राफिकल बेसिस पर डिवाइड करें तो हम 3 इंपॉर्टेंट फेज में, 3 इंपॉर्टेंट एरिया में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक एरिया जिसको हम कहते हैं फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक। ठीक है, शिवालिक का गिरिपादी क्षेत्र, जहां पर आप लोगों का तराई और भाबर का क्षेत्र आता है। ठीक है, तराई और भाबर का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये बता दें आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, जो गंगा का मैदान है, जो गंगा यमुना का पूरा दोआब वाला क्षेत्र है, वो आपका सेकंड यहाँ पर क्या होगा, उत्तर प्रदेश में ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर्गत आएगा। और थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि जो साउदर्न हाईलैंड्स है, ठीक है, जो दक्षिणी उच्च भूमि है, जैसे कि आपका हो गया विंध्यन श्रेणी पूरा का पूरा। ठीक है, ये क्या आता है आप लोगों का, ये आप लोगों का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का थर्ड ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया है। अब देखो ये भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिवीजन किया, आप इसी को कह सकते हो कि भाई ये इकोलॉजिकल जोन में भी हम जब यूपी को डिवाइड करेंगे तो इसी प्रकार से डिवाइड करेंगे। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो यूपी के 3 क्लासिफिकेशन आप लोग इस प्रकार से देखा आपने आपने आपको ये भी पता होगा भाई, आप प्रीलिम्स की जब प्रिपरेशन करते हो तो पता है कि हमारे यहाँ पर क्या है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, और इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्या है, 18 मंडल है। ठीक है, 18 मंडल है, ये भी पॉइंट आपने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स और भी पता है, अभी तक कि हमने पूरी क्लास में डिस्कस किया कि अगर हम यूपी के सॉइल्स को डिवाइड करें, ठीक है, तो यूपी के सॉइल्स को हम अगर डिस्टिंक्ट सॉइल ग्रुप्स में और वेल डिफाइंड सॉइल ग्रुप्स में डिवाइड करें, ठीक है, मतलब स्पष्ट और विशिष्ट मृदा समूह में डिवाइड करें, तो 6
प्रकार की सॉइल में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 6 प्रकार की सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो इसी पैरामीटर के आधार पर होती है। ठीक है, जो आपने ज्योग्राफिकल डिवीजन किया हुआ है इसी पैरामीटर के आधार पर, जैसे कि एक आपका हो गया भाबर, ठीक है, एक आपका हो गया तराई, ठीक है, ये फुटहिल्स ऑफ शिवालिक के अंतर्गत आ गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो गंगा के मैदान में आपको जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ था। ठीक है, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इसके बाद आपका साउदर्न हाईलैंड में 3 प्रकार की सॉइल आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे कि विंध्यन क्षेत्र में जो सॉइल है, उसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सॉइल है, ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में सॉइल है, और उसके बाद अरावली क्षेत्र में जो सॉइल है, आपकी अरावली क्षेत्र में जो सॉइल है। तो देखो ये क्या है, आपके सॉइल का डिवीजन है, ये भी आपके सिलेबस का एक टॉपिक है, जहां पर आप देखोगे तो यूपी के जीएस पेपर 6 के पॉइंट नंबर 13 के अंतर्गत जहां पर ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, सॉइल एक टॉपिक दिया गया है। सिलेबस इसी प्रकार से याद होना चाहिए। ठीक है, किस पॉइंट पर कौन सी चीजें मेंशन है। ठीक है, पहली बात ये होगी। अब देखो भाई, अगर हम यूपी को एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करें, जो कि आप लोग प्रीलिम्स में पढ़ते भी हो, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करें, ध्यान दीजिएगा, तो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड करें तो हम लोग 9 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि वर्षा मतलब रेनफॉल, टेरेन एंड सॉइल के बेसिस पर हम ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिवाइड करते हैं, और यूपी में 9 प्रकार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब देखो भाई, एक पॉइंट और समझो, हम यूपी में अगर लाइवलीहुड की बात करें, आजीविका की बात करें, मैं अपना फोटो यहाँ से हटा दे रहा हूँ, लाइट चली गई चूंकि, मतलब 2 दिन से लाइट बहुत कट रही है। ठीक है, अगर हम यूपी में आजीविका की बात करें, लाइवलीहुड की बात करें, तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, यूपी के करीब 65%, 66% लोगों को क्या करता है, ये रोजगार देता है। ठीक है, रोजगार देता है। 66% आबादी जो है उत्तर प्रदेश की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। और हमने डिस्कस किया था कि अगर हम उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी की बात करें, ठीक है, जीएसडीपी मतलब जो यहाँ का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का 25% जो है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। मतलब 66% आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में जनसंख्या इन्वॉल्व है, लेकिन जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो कुल जीएसडीपी का केवल 25% हो रहा है। ठीक है, आप ये भी फैक्ट ध्यान रखो। अब समझना, हमने ये सारे फैक्ट्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे फैक्ट्स हमने अभी तक की क्लासेस में, अभी तक की जो आपकी 41 क्लासेस हुई है आंसर राइटिंग की, उनमें हमने सारे पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स है ना, अगर आपको ये पॉइंट्स पता है तो जनरली आप किसी भी प्रश्न का, यूपी स्पेसिफिक प्रश्न का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। हाँ, वो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहला प्रकार का जो इंट्रोडक्शन हमारा होगा ना, वो इन बेसिक फैक्ट्स के बेसिस पर हम लोग लिखेंगे, इन बेसिक फैक्ट्स के बेसिस पर लिखेंगे। अभी मैं समझाता हूं कैसे। अभी देखो आपने क्या डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी रोजगार और कितने यहाँ पर जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद देखो भाई, हम ये भी जानते हैं कि हम पूरे देश के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश की भूमिका है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, वो बहुत ज्यादा है। देखो भाई, 21%, पूरे देश का 21% जो खाद्यान्न है, जो फूड है, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूपी में। इसके अलावा पूरे देश का 10% जो फ्रूट है, ठीक है, जो 10% फल है, वो भी कहाँ प्रोड्यूस होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा पूरी देश का, ठीक है, 15% जो वेजिटेबल है, जो सब्जियां हैं, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो भी आपकी यूपी में प्रोड्यूस होती है। तो यूपी का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर आप रैंकिंग देख रहे हो ना, बहुत शानदार है। आप एक बात और जानते हो भाई, अगर मैं रैंकिंग वाइज बात ही करूं, ठीक है, आप पढ़ते हो कि उत्तर प्रदेश को फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड बाउल कहा जाता है। ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, कि खाद्यान्न का टोकरी हम लोग कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये यूपी जो है इस प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है पूरे भारत में। 21% का कंट्रीब्यूशन करती है यूपी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 फैक्ट आपने यहां पर देख लिया। अब देखो भाई, हम अगर शुगर केन की बात करें, ठीक है, हम अगर शुगर केन मतलब गन्ने की बात करें, तो उसमें भी हम पूरे भारत में नंबर 1 पर है। अगर हम पोटैटो की बात करें, अगर हम आलू की बात करें, उसमें भी हम पूरे भारत में नंबर 1 पर है। अगर हम मिल्क की बात करें, अच्छा परेशान मत होना, हर बार आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना, बट एक रैंडम फैक्ट है, ध्यान रखो। ठीक है, कि मिल्क की प्रोडक्शन में हम क्या है, फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, कोई कहेगा सर यहाँ पर राजस्थान भी आ जाता है, परेशान नहीं होना, अभी ये फैक्ट याद कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और सरकार के साइट्स पर दिया गया। मैं भी आपको साइट्स पे दिखाऊंगा कहाँ से मैंने सारे फैक्ट्स लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश के मीट प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, मांस की बात करें, मांस के उत्पादन की बात करें, तो यूपी इसमें भी नंबर 1 पर आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। भाई देखो, मांस की प्रोडक्शन में भी हम नंबर 1 पर यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब समझो भाई, इसके अलावा हम जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बागवानी उत्पाद होते हैं, उनमें भी क्या है, पूरे देश में हम नंबर 1 पर है। तो ये तो यूपी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, ठीक है, प्रोडक्शन की रैंकिंग हो गई। कुछ अब ये जो
पॉइंट्स यहाँ पर आपने डिस्कस किया ना, ये सारे पॉइंट्स का यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में। अभी कुछ पॉइंट्स और समझो, कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं गारंटी ले रहा हूं इनका यूज करके आप 5 से 6 क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग और समझिए भाई। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग और समझिए, आपकी इंट्रोडक्शन की सारी प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो यूपी का जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया है, जो कुल खेती योग्य भूमि है, वो करीब 180 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, क्या है, 180 लाख हेक्टेयर है। और इस टोटल कल्टीवेबल लैंड का करीब 86% जो भाग है वो इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, इरिगेटेड एरिया के अंतर्गत आता है। ये फैक्ट हमने जब इरिगेशन वाली क्लास किया था वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, कि 86% जो हमारा टोटल कुल कल्टीवेबल लैंड है उसका इरिगेटेड एरिया में शामिल होता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब इन सारे पॉइंट्स का यूज कैसे कर सकते हैं ये बात समझने का प्रयास करो। जैसे मानो क्वेश्चन दिया गया कि उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है। अब मुझे एक फैक्ट अभी हमने देखा एग्रीकल्चर के संदर्भ में कि हमारी जो 66% जो आबादी थी वो इसमें लाइवलीहुड पर डिपेंडेंट थी, उनकी आजीविका यहाँ पर डिपेंडेंट थी, प्लस जीएसडीपी में 25% रोल था। अब आप यह लिख सकते हो कि चूंकि उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 66% आबादी जो है कृषि क्षेत्र में इन्वॉल्व है, लेकिन जीएसडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 25% है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों की आय को डबल करने के उद्देश्य हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने यहां पर क्या किया, निर्यात की आवश्यकता को यहां पर बता दिया, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा था, तो हमको यहां पर निर्यात की आवश्यकता ताकि हम किसानों की आय को डबल कर पाए। अब इस फैक्ट का प्रयोग करते हुए आप एक इंट्रोडक्शन यहां पर, इस क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन यहां पर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। देखो भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत बहुत बेसिक बात आप लोगों को समझा रहा हूं। ये वो फैक्ट्स है ना जिनका यूज करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, जिनका यूटिलाइजेशन करना आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग में सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है भाई, और कुछ पॉइंट यहां पर समझो। ठीक है, जैसे अगर हम चाहें तो हम ये पॉइंट का यूज कर सकते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो हम पूरे भारत में, ठीक है, हम पूरे भारत में सबसे बड़े फुटबॉल के तौर पर जाने जाते हैं। हम शुगर केन, पोटैटो, मिल्क, मीट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं। आवश्यकता यह है कि हम इनको इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करके इनके एक्सपोर्ट पर ध्यान दें। इस वजह से सरकार ने एक नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई है। आपने इस पॉलिसी की जरूरत क्या थी, आपने इसको इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दिया। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या हो गया, तैयार हो गया। बाकी अब मानो कभी कुछ और प्रश्न आप लोगों से पूछा तो बाकी जो फैक्ट्स अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, इन फैक्ट्स का यूज करना अपने आंसर में। ठीक है, इन फैक्ट्स का यूज करना अपने आंसर में। हमने, आपको याद होगा, हमने एक एमएसएमई के संदर्भ में भी एक आंकड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, कि यूपी में टोटल कितनी एमएसएमई पाई जाती है। ठीक है, अब इन्हीं सारे आंकड़ों का प्रयोग आप लोगों को अपने आंसर में करना रहता है लगातार। ठीक है, चलो भाई, तो एक अभी इंट्रोडक्शन तो अभी हमने सीखा नहीं, तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर सीखा कि अगर एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन हमको देना हो इस प्रश्न में तो हम क्या दे सकते हैं, किन फैक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स नोट कर लेना पहली बात। अब समझो, अच्छा एक बात और यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखो जैसे ये सीरीज हमारी जीएस पेपर 5 और पेपर 6 की चल रही थी, इसी पर बेस्ड हमने, ठीक है, हमने अपना आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट किया था, जो कि पहला पेपर 5 और पेपर 6 के लिए बैच था आप लोगों का। ठीक है, पहला जो बैच हमने स्टार्ट किया था आंसर राइटिंग का, वो पेपर 5 और पेपर 6 बेस्ड था, जहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग रेगुलर 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि हम लोग बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों की कॉपी इवैल्यूएशंस कर रहे थे, प्लस आप लोगों को यहाँ पर मॉडल आंसर दिया जा रहा था। ठीक है, ये पूरा बैच केवल यूपी पीसीएस फोकस था, इसलिए अभी हमने क्या किया था, जीएस पेपर 5 एंड पेपर 6 को आप लोगों का टारगेट किया था। लेकिन अब जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई से, और इस बैच में हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पेपर 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, एथिक्स का पेपर। देखो मेरा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने प्रीलिम से पहले, ठीक है, अगर आपने प्रीलिम से पहले 3 पेपर मेंस के, ठीक है, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, अगर ये 3 पेपर प्रिपेयर्ड कर लिया तो आपका मेंस का 50% सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार रहेगा। 1, 2 एंड 3 के मेजर सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि आप पढ़े रहते हो, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन्वायरमेंट, ये सारे पोर्शन लगभग आप पढ़े रहते हो, और ये सारे पोर्शन लगभग करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। ठीक है, एथिक्स में करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत कम, बस आपको एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन करने रहते हैं। तो अभी जो हम लोग का ये बैच स्टार्ट हो रहा है ना, आने वाले 25 दिनों का बैच बेहद शानदार बैच होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग मॉडल आंसर प्रोवाइड कराएंगे, कॉपी वैल्यूएशंस कराएंगे। पिछली बार बहुत सारे दोस्तों ने इस बैच को ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा एक बात और है, अगर
कोई ऐसे एस्पिरेंट है जो कि हमारे पुराने बैच से जुड़े हुए हैं अभी भी, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये वाला बैच भी ज्वाइन करो, ठीक है। अभी आप लोग डेली 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब आप लोग को डेली 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी होगी, 2 क्वेश्चन पहले वाले बैच का, 2 क्वेश्चन इस वाले बैच का, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को लगातार लिखने चाहिए। ये सब क्वेश्चन नए होंगे, अच्छे फॉर्मेटिंग होगी, आपको मॉडल आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। और पेपर 4 का जो मॉडल आंसर तैयार हो रहा है, वो तो अगर आप देखोगे, मैं आपको सैंपल दूंगा, आप लोग देखोगे तो कहोगे हाँ भाई वास्तव में कंटेंट यहाँ पर अच्छा मिल रहा है, ठीक है। इस बात की गारंटी मेरी है। चलो अब हम लोग आते हैं इस प्रश्न पर, और इस प्रश्न के स्पेसिफिक तौर पर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन का यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। देखो भाई, अगर मैं इस प्रश्न के इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हो? सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन जो है, जो कि हालांकि हमने डिस्कस भी कर लिया, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि किसानों की आय को दोगुना करने हेतु, ठीक है, मतलब क्या, डबलिंग फार्मर्स इनकम टू मीट आउट द मैंडेट ऑफ अवर डबलिंग फार्मर इनकम, किसानों की आय को दोगुना करने हेतु हम, यह आवश्यक है कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक बेहतर मांग, बेटर डिमांड को क्रिएट किया जाए। और बेटर डिमांड केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, केवल नेशनल लेवल पर नहीं, बल्कि वो जो डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रिएट हो। इस वजह से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई है, ठीक है। आपने क्या लिखा, अब थोड़ा समझिएगा। आपका जो पहला इंट्रोडक्शन यहाँ पर, जो कि बहुत इफेक्टिव इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ पर इस प्रकार से दे रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या दे रहे हो, इस प्रकार से इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो। यहाँ पर आप लिख रहे हो कि to meet out the mandate of our doubling farmers income, it is necessary that a better demand for agriculture produce is created not only at the national level but also at the international level, ठीक है। ताकि क्या हो भाई कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो उनकी हम एक बेहतर मूल्य, ठीक है, उनकी एक बेहतर दाम को हम सुनिश्चित कर सके। ये आपको अपने इंट्रोडक्शन में देना। तो आपने 2-3 पॉइंट ऐड किया कि किसानों की आय डबल हो जाए, ठीक है, प्लस उनको एक बेहतर मूल्य मिल सके उनके प्रोडक्ट्स का, ठीक है, और उनके लिए एक बेहतर डिमांड यहाँ पर क्या हो, क्रिएट हो। कहाँ पर, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है। एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों का ये हो गया। अब दूसरा इंट्रोडक्शन समझो भाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग। एक इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर ये दे सकते हो कि अगर हम राष्ट्रीय कृषि निर्यात की बात करें, ठीक है, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें, तो राष्ट्रीय लेवल पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उसमें जो यूपी की भूमिका है, वो भूमिका है 7.35% की, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का, ठीक है। हमारी भूमिका कितनी है, 7.35% की। जब वहीं पर आप देखोगे तो जो हमारे फूड का प्रोडक्शन हो रहा था, वो हम नेशनल लेवल का 21% कर रहे थे। हम अगर आप देखो तो फ्रूट में 10% कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, वेजिटेबल में 15% कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, लेकिन एक्सपोर्ट में हम कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम यहाँ पर दे रहे हैं केवल 7.35% का कंट्रीब्यूशन। ये आंकड़ा 2018 और 19 बेस्ड है, मतलब सरकार की जब रिपोर्ट आई थी, सरकार की जब पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी में ये आंकड़ा मेंशन किया गया था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि 2018-19 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कृषि निर्यात में जो योगदान है वो केवल 7.35% है, जिसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। इस वजह से हमने, सरकार ने क्या किया, एक नई एग्रीकल्चर पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई, ठीक है। तो आपने एक फैक्ट भी यहाँ पर क्या किया, डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब समझो भाई, अच्छा आप यहाँ पर इसी बात को एक और मेंशन कर सकते हो कि जो 7.35% हमारा कंट्रीब्यूशन है ना, इनमें कौन कौन से उत्पाद शामिल है, किन किन उत्पादों का हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो हम सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो करते हैं मीट का, मांस का। आपने देखा था ना कि मांस की प्रोडक्शन में यूपी क्या है, नंबर 1 पर है, ठीक है, मीट का। इसके अलावा आप देखोगे तो गेहूं, वीट का प्रोडक्शन में भी और उसके एक्सपोर्ट में भी हम नंबर 1 पर है, ठीक है। इसके अलावा बागवानी प्रोडक्ट आपको एक आता है शहद, मतलब हनी, ठीक है। हनी के एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम मैंगो का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम मैंगो का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लंगड़ा आम का एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो हमारे यहाँ जो बासमती और गैर बासमती चावल है, इन दोनों का ही हम लोग क्या कर रहे हैं, यूपी से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन हमारा है वो 7.3% का है, और जो प्रोडक्ट हमारे जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो है मीट, गेहूं, शहद, मैंगो, बासमती चावल और गैर बासमती चावल, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स आपने यहाँ पर देख लिया। अब 1-2 पॉइंट यहाँ पर आप लोग और समझिए भाई, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ही समझो कि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात करें, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2018 में इंडिया के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर के आया था। उसमें यह कहा था कि हमारा, ठीक है, हमारा जो 2018 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रहा वो रहा 30 बिलियन यूएसडी डॉलर, ठीक है। 30 बिलियन यूएस डॉलर जो है हमारा आपका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रहा है। राष्ट्रीय स्तर की बात बता रहा हूं, ये आंकड़ा आपको दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है।
कॉमर्स ने, मतलब वाणिज्य जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने आंकड़ा दिया कि 2018 में हमने 30 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। हमारा टारगेट नेशनल लेवल पर ये था कि हम 2022 में, ठीक है, हम 2022 में इस एक्सपोर्ट को बढ़ा करके 2x कर ले, मतलब 2 टाइम कर ले, मतलब 60 बिलियन यूएस डॉलर कर ले। तो इसी राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति के उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि अपने यहां पर भी एक पॉलिसी लेकर के आया, ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर क्या किया कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 लेकर के आया। क्यों? क्योंकि हम राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हो कि चूंकि राष्ट्रीय लक्ष्य एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 30 बिलियन डॉलर से बढ़ा करके डबल करना था, 60 बिलियन डॉलर करना था, इस उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करने के उद्देश्य, ठीक है, या फिर कहूं तो राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य हमने अपनी एक यूपी कृषि निर्यात पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई, जो कि 2019 में आई है, ठीक है। आप चाहो तो एक इंट्रोडक्शन ये भी दे सकते हो, आपने परिचय यहाँ पर दे दिया। आप जो चाहो तो यहाँ पर ये बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्यों लेकर के आ रही है। उसका उद्देश्य बहुत सिंपल सा होगा भाई, कि किसानों की आय को डबल करना है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब हम अपने यहाँ पर संधारणीय कृषि जो प्रैक्टिसेस है उनको सपोर्ट कर पाए, उनको बढ़ा पाए, इस उद्देश्य सरकार ने क्या किया यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर के आया, ठीक है। तो 4 प्रकार का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपने देख लिया। आप चाहो तो एक और काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्या करता हूँ ना, मैं आपको गवर्नमेंट की साइट से जो मैंने आप लोगों के लिए आंकड़े लिए हुए, मैं वहीं से ओपन करके चीजें दिखाता हूँ, ठीक है। देखो भाई, देखो बातें समझना, ठीक है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आप कैसे चीजों की रीडिंग करते हो। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आप कोई पॉलिसी देख रहे हो, देखो सरकार की पॉलिसी आप लोगों को दिख रही है, ठीक है। सरकार पॉलिसी में क्या करिए, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो अच्छा, इसमें 2021 में एक संशोधन भी किया गया था, क्योंकि चूंकि लंबा समय बीत चुका था, टारगेट हमारा डबल करना था, ठीक है, 2022 तक। जब टारगेट जब अचीव करने का टाइम आया तो हमने क्या किया यहाँ पर अपने इस पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, जितना मैंने आप लोगों को अभी तक फैक्ट डिस्कस किया ना, वो सारा फैक्ट यहाँ पर सरकार ने खुद दिया हुआ है। देखो भाई, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 7.3% एरिया कवर करता है, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 25.7% का हमारा है, ठीक है, जीएसडीपी का। आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हमारी भूमिका कितनी है, 7.35% है। ये कौन है, द शेयर ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रेजेंटली इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एक्सपोर्टेड इन 2018-19, ठीक है। ये आपको कुछ कुछ यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है। क्या ये भी बता रहा है कि भाई देखो, बेफेलो मीट हो गया, व्हीट हो गया, नेचुरल हनी हो गया, फ्रेश मैंगोज हो गया, ठीक है, फ्रेश फ्रूट्स हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, नॉन बासमती राइस हो गया, बासमती राइस हो गया, इन सब का क्या कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की साइट पर ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन है, इन्हीं का प्रयोग आपको अपने आंसर में करना है, ठीक है। वो मैं क्लास के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ने की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ने कहीं बैठो तो इस प्रकार से आपको पढ़ना। अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप एक इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट ये मेंशन कर सकते हो डायरेक्टली कि सरकार का इस पॉलिसी का विजन क्या है, ठीक है। तो पॉलिसी का विजन क्या, आप ऐसे लिखो कि द विजन ऑफ द उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी इज टू प्रोवाइड न्यू फ्रेमवर्क फॉर द प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। मतलब क्या, कि कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करेंगे, एक नए प्रकार के ढांचे की व्यवस्था करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम नए प्रकार के ढांचे की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड न्यू फ्रेमवर्क फॉर द प्रमोटिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। हम हमारे इस पॉलिसी का उद्देश्य कि हम एक नया फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें, एक नया ढांचा प्रोवाइड करें, ठीक है। इसके अलावा टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कृषि फसलों के उत्पाद की निर्यात की जो क्षमता है, उस क्षमता का हम लोग पूर्णतः प्रयोग करें, सदुपयोग करें। आपको पता है कि यूपी क्या है, इन सब फूड के प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन में, इन सब में क्या है, आपका नंबर 1 पर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो हमको चूंकि हमारे यहाँ पे उत्पादन ज्यादा हो रहा है, तो हमको अपनी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसको बढ़ावा देना चाहिए। सरकार का एक उद्देश्य यहाँ पर ये, आप देखो उद्देश्य क्या है कि टू सब्सटेंशियली ऑगमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, किसानों की आय को बढ़ाना, ठीक है, इसका हमारा एक उद्देश्य है। और इसके साथ साथ इस क्षेत्र में जितने भी स्टेक होल्डर्स है, जितने भी हितधारक है, उनको साथ लेकर के आना, ये इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य है। तो आप चाहो तो इंट्रोडक्शन सिंपल सा लिख सकते हो कि इस पॉलिसी का उद्देश्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है, नए ढांचे की व्यवस्था सुनिश्चित करना, किसानों की आय को डबल करना, और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे कृषि उत्पादों के निर्यातों की कुल क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल का सदुपयोग करना, ये हमारा इसका पूरा विजन है, ठीक है। एक पॉइंट आपने यहाँ पर ये देखा। अब देखो भाई, इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि नीति का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पॉइंट भी आपको पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या दिया गया है एक बार देखो। ठीक है, फिर हम लोग प्रश्न में आएंगे कि प्रश्न का आंसर में क्या क्या पॉइंट लिखना था, अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले समझो कि इस पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई हो सकता हो कि अगली बार जब प्रश्न पूछे तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो भाई, तो इसकी जो मैं अगर आपकी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोगों को बताऊं, तो ऑब्जेक्टिव ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, कह रहा है टू डबल द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, मतलब क्या, कृषि निर्यात को डबल कर लो। ठीक है, कितने लेवल तक, तो 25-24 मिलियन यूएस डॉलर तक हम लोग यहाँ पे क्या करना है, डबल करना है। ये हमारा एक लक्ष्य रखा है कि इस पॉलिसी में सरकार क्या चाहती है कि हम अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करें। तो पहला पॉइंट तो आप यहाँ पर ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि हम ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को एक्सपोर्ट करें जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ठीक है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ, आप जो आपको पता होगा, हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ से धान का मतलब, धान मतलब चावल का, ठीक है, राइस का, बासमती या फिर गैर बासमती चावल का हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि ये वो फसलें हैं ना जो कि वाटर का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रही होती है। ठीक है, जल का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रही होती है। अब आप समझना, हमने बुंदेलखंड रीजन में, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, हमारा बुंदेलखंड रीजन में हमने क्या किया, हमने राइस का प्रोडक्शन किया। ठीक है, हमने चावल का प्रोडक्शन किया और अब हम उस चावल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहां पर, मान के चलो आपके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। ठीक है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। समस्या पता है क्या है, आप केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपने ग्राउंड वाटर को भी एक्सपोर्ट कर रहे हो बिना चाहे हुए, क्योंकि क्योंकि भाई वो सबसे बड़ी मात्रा में वाटर का प्रयोग कर रहा है, जल का प्रयोग कर रहा है। आप शुगर केन को एक्सपोर्ट कर रहे हो, जल का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग कर रहा है। तो समस्या क्या है कि हम अपने यहाँ से जल को भी एक्सपोर्ट करते हैं बिना जाने पहचाने। तो अब हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। ठीक है, जो कि पर्यावरणीय रूप से संधारणीय हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा हम क्या यहाँ पर करने वाले हैं, अभी तक देखो हम क्या करते हैं कि हम चावल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सीधे सीधे गेहूं को एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन सरकार का यहाँ पे टारगेट कुछ और है। सरकार टारगेट ही चाहती है कि देखो भाई, हम अनप्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जब एक्सपोर्ट करेंगे, जब हम अप्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को निर्यात करेंगे, तो हमको बहुत पैसा नहीं मिलेगा, हमको उसका वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, हमको उसको फूड प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। भाई आप केवल आलू का क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप आलू से चिप्स बनाओ ना, कि आप उस चिप्स को एक्सपोर्ट करो। आप यहाँ पर चूंकि वैल्यू एडिशन आपने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, हाइट बहुत परेशान है। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर क्या कर दिया कि आपने यहाँ पर अगर चिप्स का एक्सपोर्ट कर दिया, तो किसानों की आय यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो सरकार का इस पॉलिसी का उद्देश्य यहाँ पर यह भी है कि हम अनप्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के निर्यात की तरफ शिफ्ट हो। एक सरकार का टारगेट यहाँ पर ये भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या कह रहा है भाई, ध्यान समझना, कह रहा है कि निर्यात के लिए हम उन एग्रीकल्चर क्रॉप्स को टारगेट करें जो कि इंडिजीनियस हो, मतलब देसी हो, ऑर्गेनिक हो, मतलब कि जैविक हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर पाए। इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर पाए, कंपीट कर पाए। जैसे कि आप यहाँ पर क्या एक्सपोर्ट करो, आपने कहा कि हम बाजरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सही बात है भाई। ठीक है, मोटे अनाज है, भारत में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, आप इनका एक्सपोर्ट करोगे, किसानों को भी आय अच्छी खासी यहाँ पर मिलेगी, और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, इनकी डिमांड ही बहुत ज्यादा, तो मोटे अनाजों का हम एक्सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिजीनियस, ऑर्गेनिक और ऐसे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करें जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर पाए। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को संभाल पाए। इसके बाद समझिए भाई आप लोग, यहां पर एक उद्देश्य और है इस पॉलिसी का उद्देश्य ये है कि हम जितने भी इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स हमारे सामने आते हैं, ठीक है, जितने भी संस्थागत समस्याएं हमारे सामने आती हैं एक्सपोर्ट को लेकर के, उनके लिए हम ढांचा एक तैयार करें। जैसे कि आपको पता है कि हम टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, प्लस फिजिकल फिजिकल जितने भी हमको रिसोर्स की आवश्यकता होगी, वो सारे रिसोर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए। जैसे कि आप समझो, हमको कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट, हमको लॉजिस्टिक की आवश्यकता है, हमको क्या कहते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट की यहाँ पर आवश्यकता है, हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी क्या है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को देनी पड़ेगी ताकि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा पाए। तो सरकार का जो इस पूरे अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सपोर्ट के लिए जितने भी इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टिकल, जितने भी संस्थागत समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, आपने एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लिया क्या है। अब क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर द रीचिंग ऑफ द फार्मर विद द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्सपोर्टेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मतलब सरकार केवल डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, भाई किसान जो उत्पादन कर रहा है वही तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे जो कि सरप्लस में क्वांटिटी होगी। तो सरकार का एक टारगेट यहाँ पर यह भी है कि जो वैश्विक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है उसको ध्यान में रखा जाए, प्लस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड किसकी बहुत ज्यादा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है,
उन प्रोडक्ट्स को पहचान करके किसानों तक ये सूचना को पहुंचाया जाए कि भाई हमको इन प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में है, आप इस प्रोडक्ट को उत्पादन करो। परंतु कि किसानों ने क्या किया, किसानों ने भर करके आलू का उत्पादन कर दिया और मार्केट में आलू की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, क्योंकि आलू की सप्लाई इतनी ज्यादा हो गई है। अब किसान उस आलू को क्या कर रहे हैं, रोड पर फेंक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाई वो लॉजिस्टिक का भी जो खर्चा है वो सहन नहीं कर सकते। ठीक है, वो कोल्ड चेन में लाके रख नहीं सकते, इतना महंगा पड़ जाएगा आलू उनको। कई बार ऐसी कंडीशन आती है। तो सरकार का एक टारगेट यहाँ पर ये है कि सरकार जो इन्फॉर्मेशन गैप है ना किसानों और इंटरनेशनल मार्केट के मध्य में, उसकी पूर्ति करे, उसको भरे यहाँ पर। इसके बाद समझिए, और सरकार यहाँ पर क्या करना चाहती है, सरकार यहाँ पर चाहती है कि किसानों की जो आय है उसको भी डबल करना, हमारा यहाँ पर एक टारगेट ये भी है। ठीक है, तो दो चीज डबल की जा रही है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के टारगेट को डबल किया जा रहा है, किसानों की आय को डबल किया जा रहा है, और बीच में आप देखो तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल ऑब्स्टिकल्स उनको दूर किया जा रहा है, जो किसानों तक इंफॉर्मेशन गैप था उस गैप को पूर्ति किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो हम ऐसे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट करने पर ध्यान दे रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो, और इसके साथ साथ हम अनप्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, सरकार का ये पूरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है। अब देखिए भाई, कुछ बातें आप लोग और समझिएगा। इस पूरे पॉलिसी को लागू करने में सरकार प्रयास किस प्रकार से करे, सरकार कौन कौन सी रणनीति बता रही है, ये समझना है। और क्वेश्चन जो पूछा गया ना दोस्तों, अब क्वेश्चन पर आओ एक बार आप लोग। ठीक है, मैं आप लोग क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, फिर हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब ये क्लास आप लोग यहाँ पर कंप्लीट होने जा रही होगी। ठीक है, देखो भाई, सरकार का प्रश्न बहुत सिंपल सा है। जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी राज्य के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को कैसे मजबूती प्रदान करती है, कैसे मजबूती प्रदान करती है। अभी आपने क्या क्या देखा, कैसे मजबूती प्रदान कर रही है भाई, सरकार इंस्टीट्यूशनल गैप को दूर कर रही है, सरकार इंफॉर्मेशन का जो गैप है उसको दूर कर रही है, सरकार ऐसे प्रोडक्ट की पहचान करा रही है जो कि मार्केट में जो compete कर सके। ठीक है, सरकार वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो सरकार इस प्रकार से मजबूती प्रदान कर रही है। तीन चार पॉइंट आपने यहाँ पर देखा, और कुछ समझो सरकार की स्ट्रेटजी क्या है जिनके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, इस समस्या को दूर कर रही है। तो आप देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, सरकार यहाँ पर एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी सेंटर का निर्माण कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, राज्य स्तरीय कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का निर्माण कर रही है, ताकि किसानों को अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना थोड़ा इजी हो जाए। इसके बाद देखो, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जो गैप था उसको दूर कर, यहाँ पे इसको देखा भी हुआ कि कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, ठीक है, इन सारी समस्याओं को दूर करिए। इसके अलावा सरकार इंश्योरिंग क्वालिटी कंट्रोल, सरकार गुणवत्ता प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि जो प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में जाएं वो विश्व के स्तर के सभी मानकों को पूर्ति कर पाए। जैसे अभी आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज आती है कि भारत के एमडीएच मसाला हो गया, भारत का एवरेस्ट मसाला हो गया, ये सारे जो मसाला बार बार किसी ना किसी कंट्री में वहां की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को पूरा करने में असफल हो जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या को यहाँ पर क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो सरकार चाहती है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर जाए, आपको आपने एक बार और देखा होगा, आपने देखा होगा कि भारत से तुर्की गया हुआ गेहूं जो है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में तुर्की हमने अपने गेहूं को एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तुर्की के बंदरगाह पे उस गेहूं को उतारने से मना कर दिया गया, क्योंकि वो वहां की क्वालिटी को पूरा नहीं कर पाया, क्वालिटी को पूरा नहीं कर पाया। इसलिए सरकार क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान केंद्रित करे। ठीक है, तो सरकार का ये एक अप्रोच है ताकि वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके। और सरकार यहाँ पर क्या करे, देखो भाई, सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है जो कि सबसे जरूरी है, वो ये है कि सरकार यहाँ पर, ठीक है, सरकार यहाँ पर एक मिनट, कहाँ गए भाई, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने पर यहाँ पर क्या कर रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि हम, ठीक है, ध्यान दे रहा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर के हम यहाँ पर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न वैल्यू चेन है, उसको सुनिश्चित कर पाए। ठीक है, तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर सरकार यहाँ पर एक काम और कर रही है कि भाई सरकार, ठीक है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप, आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स पर सरकार इस प्रेजेंट बहुत ध्यान दे रही है। इसके अलावा सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान केंद्रित कर रही है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रॉपर एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान देने के उद्देश्य, अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य, देखो यहाँ पर कह रहा है कि इंकरेजिंग रिसर्च, सरकार क्या कर रही है, बहुत सारे स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी है। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में ही 2024 के बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए एक विद्यालय की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की है, कुशीनगर में, कि महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है वो कुशीनगर में किया गया। ठीक है, तो सरकार ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर रही है ताकि युवाओं को यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके।
ठीक है। इसके बाद सरकार इस पूरी पॉलिसी के अंतर्गत सभी जिलों को क्लस्टर अप्रोच में डिवाइड कर रही है। ठीक है, कि भाई ये जो क्लस्टर होगा ये इस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये क्लस्टर किसी और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा, ये एग्रीकल्चर क्लस्टर जो है ये आपका शहद के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो हमने जिले वाइज प्रॉपर क्लस्टर बनाया हुआ है, तो क्लस्टर अप्रोच इसमें शामिल किया गया। एक पॉइंट आप ये बता सकते हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हम स्टेट ब्रांड प्रमोशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यूपी ब्रांड, ठीक है, ब्रांड यूपी को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा दे सके। ये सारे सरकार के वो एफर्ट्स हैं जो कि आपको अपने आंसर में लिखना था। प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से किस प्रकार से एक्सपोर्ट को मजबूती प्रदान कर रही है। तो ये सारे पॉइंट्स, इनोवेशन एंड स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज की स्थापना कर रहे हैं। इन माध्यम से सरकार क्या कर रही है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रही है। और प्रश्न में यही आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न में यही आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन देखा, आपने मेन बॉडी देखा, कंक्लूजन बहुत सिंपल सा है। कंक्लूजन आप चाहो तो ये दे सकते हो एक, ठीक है, यहाँ पर दिखा हुआ है। ठीक, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, कह रहा है, ठीक है, कि अगर हम बात करें कंक्लूजन की, एक मिनट, ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर एक बात मेंशन किया गया है कि जो हमको इस पूरे टॉपिक पर ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान ये देना है कि इस नीति के प्रभाव का आकलन करने के लिए हमको एक थर्ड पार्टी के द्वारा समय समय पर मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी किस लेवल तक लागू यहाँ पर हो पाई है। ठीक है, पॉलिसी किस लेवल तक यहाँ पर लागू हो पाई है, ये एक बात आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। ये निष्कर्ष आप लोग चाहो तो दे सकते हो, अच्छा निष्कर्ष है, शानदार निष्कर्ष है, और ये आप लोग क्या करेगा ना, अच्छा खासा नंबर भी दिलाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो दिया भी हुआ है। सबसे लास्ट में क्या दिया, दो तीन शब्दों, इम्पैक्ट असेसमेंट, इस पूरे पॉलिसी का प्रभाव क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो अ थर्ड पार्टी असेसमेंट शैल बी कंडक्टेड periodically to assess the impact of this policy in achieving the desired objective of enhancing agriculture export and bridging the critical gaps in the regard। अब समझना, कभी भी कोई भी पॉलिसी पर प्रश्न आए, एक निष्कर्ष इसको नोट कर लो कि हमको समय समय पर एक थर्ड पार्टी असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम इस बात को समझ पाए कि जो पॉलिसी जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को पाने के उद्देश्य से हमने तैयार किया था, वो ये प्राप्त कर पा रहा है या फिर नहीं प्राप्त कर पा रहा है, और हमारे ऑब्जेक्टिव वे और हमारे ग्राउंड लेवल पर जो अंतर है, जो गैप है, क्रिटिकल गैप है, उन गैप को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो एक थर्ड पार्टी असेसमेंट, ये एक कंक्लूजन आप हर प्रश्न में डाल सकते हो। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर ये देख लो। इसके बाद आप एक और कंक्लूजन यहाँ पर खुद ही लिखा हुआ, देखो यहाँ पर एक हेडिंग दिया सरकार ने, कंक्लूजन, और क्या लिखा है कि यूपी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 जो है एम्स एट एड्रेसिंग अ वैरायटी ऑफ द इश्यूज एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन व्हिच वुड हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर इन द स्टेट। एक ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो कि जो कृषि निर्यात पॉलिसी है, ये हमारे यहाँ पे कृषि निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ यहाँ पर किया जा सकता है। आप एक पॉइंट यहाँ पर और मेंशन कर सकते हो, क्या, कि जो पूरी पॉलिसी है ये किस बात पर फोकस कर रही है, कि हम यहाँ पर पार्टनरशिप, जितने भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज हो गया, प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज हो गया, ठीक है, रिसर्च सेंटर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, यूथ्स हो गया, इन सभी को हमको एक लेवल पर ले आकर के, ठीक है, आपस में एक प्रॉपर पार्टनरशिप तैयार करनी पड़ेगी, लोगों के मन में समन्वय केंद्रित करना पड़ेगा। किसान हो गए तो इनको पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आप एक स्टेक होल्डर वाला आप चाहो तो यहाँ पर एक कंक्लूजन और दे सकते हो। ठीक है, तो तीन प्रकार का कंक्लूजन आपके सामने है, इन तीन में से कोई भी कंक्लूजन यूज करो। ठीक है, आपने मेन बॉडी देख लिया, किस प्रकार, ध्यान समझना, आपसे इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था आप लोगों का, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये नहीं पूछा है कि इस पॉलिसी का विजन क्या है, इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली पूछा गया कि ये पॉलिसी किस प्रकार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है। तो सरकार जो एफर्ट्स कर रही है ना, वो एफर्ट्स बताना, इन्वेस्टमेंट बढ़ावा दे रही है, पॉलिसी गैप कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन गैप है उसको दूर कर रही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का निर्माण कर रही है, प्रमोशन इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब 125 शब्द का ही प्रश्न है, तो टू द पॉइंट लिखना, हेडिंग सब हेडिंग देते हुए लिखना, बहुत लंबा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने इस पूरे क्लास में करीब 15-20 पॉइंट डिस्कस किया। आप 5 से 6 पॉइंट लिख करके आओ, नंबर अच्छा मिलेगा, पर्याप्त नंबर मिलेगा, इस बात की गारंटी है। हमने तो डिस्कस इसलिए ना किया भाई, क्योंकि हमको चीजें याद करनी है, हमको चीजें समझनी है। अभी अभी हम 15 चीज पढ़े, एग्जाम में हमको 5 चीज याद आएगा, हम 5 चीज लिख करके आएंगे। ठीक है, गारंटी है, डन। चलो भाई, एक लास्ट आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, प्रयास उत्तर लेखन बैच आप लोगों का 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बाइलिंगुअल बैच है, बेहद शानदार बैच है। पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6, इन तीनों पेपर पर हम फोकस करेंगे। प्रॉपर मॉडल आंसर दिया जाएगा जैसे एग्जाम हॉल में लिखा जाता है। ठीक है,
मैप बना रहेगा। जितने जितने लोगों ने प्रेस बैच पुराना ज्वाइन किया था, एक बार कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी जरूर देना, ठीक है। बताना कि ये बैच आप लोगों को लगा कैसा था, ठीक है। अगर कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। प्लस ये बैच सब लोग ज्वाइन कर लो, लास्ट टाइम का वेट बिल्कुल मत करो, सीट बहुत लिमिटेड है। पिछली बार सीट फुल हो गया था, लास्ट में हम लोग को बहुत सारे लोगों को मना भी करना पड़ गया था, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग इस बैच को यहाँ पर ज्वाइन टाइम से कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी जरूर बताना।